हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि नंबर सिस्टम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो कि अक्सर स्टूडेंट को परेशान करता है, जो कि है घातांक से संबंधित प्रश्न। नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हमने पीछे बोर्ड पे नोट डाउन किया है। पहले इसके बारे में बताते हैं ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि नंबर सिस्टम से ही ये संबंधित प्रश्न है। घातांक और करनी एक खुद का एक चैप्टर है, जिसमें कि अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके क्वेश्चन आधार घात पे संबंधित होते हैं, पर नंबर सिस्टम में आधार और घात यानी घातांक से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न है क्या, वो देखते हैं। संख्या, नंबर, घातांक से संबंधित प्रश्न नंबर सिस्टम में जो पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना है। नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, घातांक का इकाई ज्ञात करना, और दूसरा घातांक का शेषफल ज्ञात करना। उससे पहले आते हैं, कुछ बेसिक बातें को समझ लेना जरूरी है। घातांक से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं, उसे समझना है। पहला कि अगर a के पावर n है, इसे हम कहते हैं घातांक, जिसमें a होता है आधार और n होता है घात। a को हम आधार कहते हैं और n को हम घात कहते हैं। a को आधार, n को घात कहते हैं। कुछ फार्मूला समझिए या सूत्र समझिए इससे संबंधित। प्रत्येक संख्या के पावर में एक चढ़ा रहता है, उससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि a के पावर 1 बराबर a होता है, a के पावर 0 बराबर भी 1 होता है। दूसरा क्या है, a के पावर -1 दिया हुआ है, तो उसका मान होता है 1/a होता है। कुछ बात और ध्यान में देना है कि जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, 7 के पावर 1 7, 7 के दाहिने तरफ दशमलव 7, 7 के पहले प्लस 7 और 7 के बट्टा में 1 7। कहने का अर्थ होता है कि प्रत्येक संख्या के साथ आपको पावर में 1, दाहिने तरफ दशमलव, बाएं तरफ प्लस और हर में 1 रहता है। ये भी कह सकते हैं कि बाएं तरफ 0 भी लगा हुआ रहता है, जिसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। राइट, इतना चीज़ आपने समझा। अब क्या है कि घातांक से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है कि घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना, और दूसरा होता है घातांक का शेषफल ज्ञात करना। घातांक के इकाई ज्ञात करना और घातांक के शेषफल ज्ञात करना। पहले हम प्रश्न से आपको अवगत कराते हैं कि दोनों प्रकार का प्रश्न होता कैसे है। पहले घातांक का इकाई, जैसे 271 के पावर 125 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा होता है क्या कि अगर 25 के पावर 26 भागा 27 का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें। अब ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पहले क्वेश्चन में आपने देखा क्या कि इस क्वेश्चन में कह रहा था, इस क्वेश्चन में कि 271 के पावर 125 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये इकाई अंक के बारे में कह रहा है, और ये कह रहा है 25 के पावर 26 भागा 27 शेषफल ज्ञात करें। यानी घातांक से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इकाई ज्ञात करना और दूसरा है कि शेषफल ज्ञात करना। आपको ये बताते हैं कि इकाई ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं और शेषफल ज्ञात करने के भी कुछ नियम होते हैं। दोनों नियम के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं और आपको अवगत कराते हैं। कुछ एग्जाम्पल देके भी हम आपको समझाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने में रखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में या जब भी आप सेट बनाते हैं, आपके सामने अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको किसी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए, घातांक का इकाई ज्ञात करने का मुख्य रूपेण 4 नियम होते हैं। वो 4 नियम क्या होते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे कुल मिला के 10 अंक ही आ सकते हैं। जिस अंक के सहयोग से हम संख्या लिखते हैं वो 10 अंक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस 10 अंक के सहयोग से ही सभी 10 आधारी संख्या लिखे जाते हैं। किसी भी संख्या, किसी भी घातांक घात के इकाई स्थान पे यही आ सकता है। पर हमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो घातांक के आधार के इकाई स्थान पे पूछा जाता है। अगर 271 के पावर 125 है, इसका अर्थ यह हुआ कि 271 को 125 बार मल्टीपल करने के बाद जो उत्तर आपका प्राप्त होता है, इतना सारा गुना प्राप्त होता है, उस गुणनफल के इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा जाता है। यही आपको बताना है। तो क्या आप बताइए कि 271 को 125 बार अगर हम गुना करते हैं तो गुना करना संभव तो है, पर करने में कितना समय लगेगा? कहीं मिस्टेक, थोड़ा सा जोड़ घटाव मिस्टेक हो जाए, पूरा गलती हो जाना है।
तो इससे बचने के लिए, क्विक करने के लिए और इकाई निकालने के लिए कुछ नियम का तो पालन करना पड़ता होगा। वो नियम क्या है? तो पहला नियम नंबर 1 कहता है कि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे, यानी ये पूरे घातांक के ये आधार के ये इकाई स्थान पे जब 0, 0, 1, 5, 6 हो तो नो चेंजिंग। यदि घातांक के घात के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो नो चेंजिंग। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि ये 271 के पावर 125 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करने को कहे तो हम आराम से इसको देख के कह सकते हैं कि इसका इकाई स्थान पर 1 होगा, क्योंकि नियम 1 कहता है कि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक के आधार के इकाई में नो चेंजिंग। आखिर ये चेंजिंग क्यों नहीं होता है, कैसे नो चेंजिंग होता है? तो हम आपको बताना चाह रहे हैं क्या कि इकाई मतलब घात का सेम संख्या को मल्टीपल करना। अगर किसी भी संख्या का पावर घात 2 है, जैसे कि 15 का पावर 2 है तो 15 गुने 15, 17 का पावर 3 है तो 17 गुने 17 गुने 17, यानी इकाई पर वही संख्या रिपीट होता है और उसी संख्या को मल्टीपल करना पड़ता है। अगर हम 1 को 1 से मल्टीपल करें तो 1 ही प्राप्त होता है, 2 को 2 से मल्टीपल करें तो 4 प्राप्त हो जाता है, 3 को 3 से मल्टीपल करें तो 9। पर जो नियम नंबर 1 कहता है 0, 1, 5, 6, इसमें क्या होता है कि 1 को जितना भी 1 से मल्टीपल कीजिए 1 आएगा, 5 को जितना भी 5 से मल्टीपल कीजिए 5 आएगा, 6 को जितना भी 6 से मल्टीपल कीजिए 6 आ गया इकाई स्थान पे, और 0 को मल्टीपल कीजिए 0। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम बताना चाह रहे हैं कि 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, ऐसे ही आगे चलते जाता है। यानी कि आपको इससे ये सीखना है कि इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई स्थान पे कोई चेंजिंग नहीं होता, चूँकि 0, 1, 5, 6 के मल्टीपल में, सेम मल्टीपल में उसके इकाई पे कोई चेंजिंग नहीं आता है। चलिए, तो आपने 4 ये जो आप हमने 10 अंक आप लिखा उसमें 4 अंक को हम क्रॉस कर देते हैं, यानी इस चारों का काम खत्म। अब बचता है 4 और 9 वाले लेते हैं, इस 4 को लेते हैं और इस 9 को लेते हैं। ये नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 4 कि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो, 4 अथवा 9 हो तथा घात विषम पद हो, विषम पद, घात विषम पद। जैसे एक एग्जाम्पल देके हम समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि अगर 124 के पावर 125, 124 के पावर 125 यानी कि घातांक विषम पद है, 124 के पावर 125 घातांक विषम पद है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, घातांक विषम पद होने के बाद 4 और 9 वाले कंडीशन में जब आधार के इकाई स्थान पे 4 हो और 9 हो, घातांक एक विषम पद हो तो भी नो चेंजिंग। यानी दूसरा नंबर नियम में आपने क्या सीखा कि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4, 9 हो और घात एक विषम पद हो, यानी ये जो पावर दिख रहे हैं ये विषम पद हो, यानी 125 है ये विषम पद है। विषम आपको पता है कि विषम किसे कहते हैं, हमने आपको बताया कि 10 अंकों में से 5 सम यूनिट होते हैं, 5 विषम यूनिट होते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे सम यूनिट आ जाए उसे हम सम यूनिट आ जाए तो सम संख्या कहते हैं, विषम यूनिट आते हैं तो विषम संख्या कहते हैं। 0, 1, 5, 6 को हम 0, 2, 4, 6, 8 को हम सम यूनिट कहते हैं और 1, 3, 5, 7, 9 को हम विषम यूनिट कहते हैं। तो आपने देखा 124 के पावर 125 आधार के इकाई स्थान पे 4 और घात विषम पद, या दूसरा भी रहता 129 के पावर 137 यानी आधार के इकाई स्थान पे 9 तथा घात एक विषम पद होता, तो इस कंडीशन में भी नो चेंजिंग। यानी नियम नंबर 2 भी नो चेंजिंग वाला है, पर इसके साथ शर्त ये है कि 4, 9 हो और घात एक विषम पद हो, नो चेंजिंग। नियम नंबर 3 कहता है कि फिर 4 या 9 हो, घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो तथा घात एक सम पद हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर सम पद हो, सम पद हमेशा, सम जब भी आप सुने, सम आपके सामने या आपके कान में आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2, सम मतलब 2, यानी कि सम पद होता है वो 2 से विभक्त होना होता है। अगर किसी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो और घात एक सम पद हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 4 के पावर 2 सोचेंगे तो 4 के पावर 2 चढ़ने पे हो जाता है 6। जैसे अगर यहाँ पे सम पद होता 122 लिख लेते और यहाँ पे 136 लिख लेते, तो आपका 4 के पावर 2 और 9 के पावर 2, 4 का 16 का 6 और 9 का 81 का 1। यानी तीसरा नियम कहता है कि घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो तथा घात एक सम पद हो, 4 का इकाई कन्वर्ट हो जाता है 6 में और 9 का इकाई कन्वर्ट हो जाता है 1 में। ये आपने सीखा।
चलिए नियम नंबर 4 कहता है कि आप देखिए कि हमने 9 और 4 का भी कैंसिल कर दिया, यानी 0, 1, 5, 6 और 4, 9 का बात खत्म हो गया। अब बचता है कौन? तो बच रहा है मेरे पास, वो बच रहा है 2, 3 और 7, 8। ये 4 अंक मेरे पास बच जा रहे हैं। और आपको पता है, आपको ये चीज़ जानकारी है कि ये 4 अंक में कुछ एबिलिटी होता है। ये एबिलिटी क्या है कि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, जबकि घन संख्या, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है वो घन हो, उसके घात 3 चढ़ा हुआ हो, तो उसके इकाई स्थान पे टोटल 0 से लेकर 9 तक सभी अंक आते हैं। पर वर्ग संख्या हो तो उसमें 2, 3, 7, 8 आते ही नहीं हैं। तो इस चारों के लिए एक यूज किया जाता है, इस चारों रहे जैसे कि 127 के पावर 135 रहे, या 233 के पावर 127 रहे, या 222 के पावर 47, 74 रहे कुछ भी, और 228 के पावर 175 इतना रहे। यानी घात सम है या विषम उससे कोई लेना देना नहीं है, डिपेंड करता है कि आधार के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो तो नियम नंबर 4 यूज हो जाए। नियम नंबर 4 कहता है क्या कि नियम नंबर 4 में है कि आप घात को 4 से भागा दे, यानी कि 4 से भागा देना, यानी 135 को आप 4 से भागा दीजिए। 135 को 4 से भागा दीजिएगा तो आएगा, अगर ये 3 तो 3 चढ़ा देना है। जैसे इसका इकाई अंक है 3, अगर 27 को हम 4 से देते हैं, संयोग से इसमें भी 3 आ जाता है। अगर हम 74 को देते हैं तो इसका इकाई 2 है, 2 आ जाता है। और ये जब इसका इकाई 8 है, आप 75 को देते हैं तो आ जाना चाहिए, संयोग से 3 आ जाता है, 16 पंथी 3 आ जाता है। तो सभी स्टूडेंट को चाहिए ये कि 1 से लेके 9 तक या 10 तक संख्या का क्यूब याद करना चाहिए, और 2 से लेके 30 तक संख्या का वर्ग याद करना चाहिए। ये याद होना ही चाहिए, गणित अगर आपको अच्छा बनाना है तो याद होना चाहिए। 7 का होता है क्यूब 343 का इकाई अंक हो जाएगा 3, 9, 3 का स्क्वायर 9, 27 का हो जाएगा 7, 2 के पावर 2 4 का हो जाएगा 4, और 5 के पावर 8 के पावर 3, 8, 64, 512 ये हो जाएगा 2। तो आपने देखा क्या कि अगर 2, 3, 7, 8 हो तो घात को 4 से भागा देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप 4 से ही भागा क्यों देते हैं, क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि आप 4 से ही भागा देते हैं। ये रीज़न भी हम आपको अभी तुरंत बताएंगे, इसी वीडियो में बताना है। तो पहले ये देख लीजिए कि घात को 4 से भागा देना है, इकाई पर जो शेष फल आया उसी को। नियम नंबर 4 कहता है कि अगर घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 हो तो घात को 4 से भागा दे, और जो शेष फल प्राप्त हो उसी को घात के रूप में प्रयोग करें। राइट, ये तीनों 4 कंडीशन में। अब प्रश्न आता है कि आप 4 से भागा क्यों देते हैं, 4 से भागा देने के पीछे रीज़न क्या है। तो 4 से भागा देने के पीछे रीज़न क्या है कि होता क्या है कि जब 7, 2, 3, 7, 8 हो तो ये जब इस पर पावर चढ़ाया जाए तो प्रत्येक चौथा पद के बाद क्या होता है कि इकाई का अंक पुनरावृत्ति हो जाता है। वो कैसे होता है, एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि अगर 2 के पावर हमने 1 चढ़ाया तो 2, 2 के पावर 2 चढ़ाया तो 4, 2 के पावर 3 चढ़ाया तो 8, 2 के पावर 4 चढ़ाया तो 16, 2 के पावर 5 चढ़ाया तो 32, 2 के पावर 6 चढ़ाया तो 64। ऐसे ही 3 वाला में भी, 7 वाला में भी और 8 वाला में भी। अब देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, चौथा पद के बाद इकाई पर 2 आ गया। अगर आप इसको छोड़ दें, यहाँ से गिनती कीजिए 1, 2, 3, 4, हर चौथा पद के बाद वही सेम संख्या पुनरावृत्ति होता है जो कि आधार में रहता है। यानी 2, 3, 7, 8 ये चारों अंक के कंडीशन में यही सिचुएशन फिट बैठता है। इसलिए जब भी कभी हमें इकाई ज्ञात करना होता है इस 4 अंक इकाई वाला घातांक का, तो हम घात को 4 से भागा देते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसी शेषफल को हम घात के रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ, घात अगर किसी संख्या को 4 से भागा दिया जाए तो शेषफल हमें क्या बच सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि x को हमने 4 से भागा दिया तो शेषफल प्राप्त हो सकता है 1, 2, 3 ना तो 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर 1 चढ़ाने पे तो यही होता है, किसी की संख्या पावर 0 चढ़ाने पर 1 हो जाता है। यानी आपने यह इस वीडियो में देखा कि किसी भी घातांक के घात के इकाई अंक याद करने के 4 नियम होते हैं। चारों नियम को फिर से हम दोहराते हैं। पहला, इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो, नो चेंजिंग। दूसरा, इकाई स्थान पे घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो, घात एक विषम पद हो तो नो चेंजिंग।
तीसरा नियम कहता है 4 अथवा 9 हो इकाई स्थान पे, घात अगर सम पद हो तो 4 बदल जाता है 6 में, 9 बदल जाता है 1 में। 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 का 6, 9 का स्क्वायर 81 का 1। नियम 4 कहता है कि जब 2 3 7 8 हो तो घात को 4 से भागा देते हैं। 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4 लगते हैं, और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। 4 से भागा दे और जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को घात के रूप में यूज करें। यानी ये चारों सिस्टम हो गया। प्रश्न आता है दूसरा नंबर का क्वेश्चन आता है क्या, घातांक का शेषफल ज्ञात करना। घातांक के शेषफल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऊपर वाले को मिटा देते हैं। घातांक के शेषफल ज्ञात करने से 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे आते हैं कि अगर 24 के 25 के पावर 26 है और भागा 27 और शेषफल आपको ज्ञात करने को कह दे, शेषफल ज्ञात करें ना। अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के 2 ही नियम होते हैं, एक तो घात सम और दूसरे तो घात विषम। अब क्या होता है कि घात यदि सम पद है, घात यदि सम पद है तो घात के रूप में 2 का प्रयोग करते हैं। घात यदि सम पद है तो 2 का प्रयोग करते हैं। घात यदि विषम पद हो तो 1 का घात रूप में प्रयोग करते हैं, राइट। अब फिर क्या आता है कि कोई भी चीज जिससे किसमें घात सम है तो सम के रूप में हम क्या करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे। अगर घात यहाँ पर विषम रहता तो घात के रूप में 1 का प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि अगर 2 से काम न चले तो 4 का प्रयोग, और 1 से काम न चले तो 3 का प्रयोग। वो कैसे होता है वो बात पहले नोट डाउन करते हैं। यदि 2 से काम न चले तो 4 का, और 1 से काम न चले तो 3 का प्रयोग। अब इसका अर्थ ये समझना है कि जैसे कि यहाँ पे 25 के पावर 26 दिया है तो हम 2 चढ़ाएंगे और 27 से भागा दे देंगे। 25 के पावर 2 625, 27 से भागा देंगे, आराम से शेषफल मेरा प्राप्त हो जाएगा। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन ऐसा रहता, क्वेश्चन ये रहता कि 8 के पावर 26 अब भागा 125, अगर ये कंडीशन दिया रहता तो हमने आपको बताया कि घात सम है तो 2 का प्रयोग करें। तो 2 का प्रयोग करेंगे तो क्या 125 से विभक्त होगा? ये तो 64 है, 64 को 125 से भाग देना संभव है नहीं, तो ये तो आना है डेसिमल में, शेषफल का कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब 2 से काम न चला तो हम 4 का प्रयोग करते हैं, राइट। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर 25 के पावर 27 है और भागा 28 है तो हम, या 8 है भागा 8 है, तो हम घात के रूप में क्या करेंगे, घात के रूप में 27 है, विषम है तो 1 का प्रयोग करेंगे, 8 से भागा देंगे, 8 त्रिक 24, और शेषफल के रूप में हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ आपको 64 दे दिया जाता, 64 नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 25 के पावर 27 भागा 64 या 68, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 का प्रयोग करते हैं तो हम भागा देने में सक्षम नहीं। कहाँ कि भाज्य छोटा हो जाता है, भाजक बड़ा, तो शेषफल निकलने का कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम इसको 2 से भाग देते हैं, घात 1 से काम न चले तो 3 चढ़ा देते हैं, और 25 के पावर 3 चढ़ाते हैं, और जो संख्या प्राप्त होता है 1525 इसको 68 से भाग दे देंगे। यानी आपने सीखा कि घातांक के शेषफल ज्ञात करने के 2 नियम होते हैं। घात सम पद है तो 2 का प्रयोग करें, 2 से काम न चले तो 4 का। घात विषम पद है तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम न चले तो 3 का। इसका कुछ शॉर्टकट सिस्टम भी आता है, वो भी हम आपको बताते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में इसी कंडीशन के प्रश्न दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कि 26 के पावर 25 अब भागा 25 दे दिया जाए, यानी कि ये भाजक है और ये भाज्य, ऐसे भी लिख सकते हैं, 26/25 लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाला यानी अंश यानी भाज्य बड़ा है और भाजक छोटा है, घात सम है या विषम है, शेषफल के रूप में आपको 1 ही प्राप्त होगा, शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है क्या कि एक कंडीशन, ये ऊपर यानी भाज्य बड़ा हो और भाजक छोटा हो, तो इस कंडीशन में हमेशा, एक मिनट,
इस कंडीशन में हमेशा एक ही आता है, घात सम हो या विषम हो, मेरा शेषफल एक ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट, यदि यह कंडीशन बदल जाए और बदल के ऐसा आ जाए, इसको बदल देते हैं, 25 के पावर 26 और भागा अगर 26 हो जाए, ये हो जाए, यानी 25 ऊपर और 26 नीचे। अगर नीचे वाला यानी कि भाजक बड़ा हो जाए भाज्य से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा क्या, वो देखना है आपको कि घात यदि समपद हो तो मेरा शेषफल एक प्राप्त होता है। यदि घात एक विषम पद हो तो मेरा उत्तर है आंसर शेषफल आधार ही प्राप्त होता है, आधार ही। जैसे ये क्वेश्चन है कि इससे ये बड़ा है एक, और घात अगर सम पद है तो मेरा शेषफल एक प्राप्त होगा। अगर यहीं पे ये 26 ना देके 27 दिया रहता और विषम पद रहता तो आधार 25 ही आंसर होता। यानी आपने दो देखा, अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके समझ में आ जाएगा। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा और बहुत हेल्पफुल भी होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे फिर हम लगातार अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, नंबर सिस्टम आगे के चैप्टर का भी, और कोशिश करने चाह रहे हैं कि जो लाइव क्लास है उस क्लास का वीडियो हम आपको डालें, प्रोवाइड करावे। जो कि क्लास में चल रहा है वो उसका आनंद कुछ अलग रहता है, वो ज़्यादा मज़ेदार रहता है। लाइव क्लास का वीडियो हम लाएंगे। साथ ही कि जब मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जितना भी आर.एस. अग्रवाल के मैथ के जितने भी चैप्टर होते हैं उसके जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे और यूट्यूब पे अपने चैनल पे हम डालेंगे। तो एक होता है कि चैप्टर को पढ़ाना और एक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम स्टार्टिंग कोशिश करेंगे कि हम आपको सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। अगर कुछ नए स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन सॉल्वेशन को तो समझ जाते हैं पर चैप्टर को कैच नहीं कर पाते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी चैप्टर को जो हम अपनी क्लास में कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको मिले। तो कॉन्सेप्ट प्राप्त करने के लिए पहले तो लाइव वीडियो जो हम डालेंगे उस लाइव वीडियो को देखें। अगर आपकी आवश्यकता उससे भी ज़्यादा होता है, वो समझ से परे हो जाता है, तो हम फिर जो बेसिक है, बेसिक चैप्टर का है, जितने भी बातें होते हैं नोट्स के साथ समझा के, और जैसे हम क्लास में हर चैप्टर को पढ़ाते हैं उस तरीके का वीडियो भी डालने का हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी हम लोग का लर्निंग पीरियड में है तो बहुत ज़्यादा ज्ञान या जानकारी इसके बारे में नहीं होने के कारण बेस्ट वीडियो आपके पास ना पहुंच पावे, पर आशा है, होप है, और हम कोशिश भी करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवावे। इस वीडियो के लिए इतना ही। जो अगर त्रुटि हुआ हो उसे आप कमेंट करें हमें, जिससे कि हम अपने त्रुटि को सुधार सकें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।